नंबर दे कर भी पूछा जा सकता है इस टाइप के सवालों को। लेकिन एक बात जरूर याद रखेंगे, जब भी आपसे प्रथम कोटि का अभिक्रिया के अर्धायु और वेग स्थिरांक में संबंध का भी सूत्र पूछेगा तो यही होता है, के बराबर 0.693 बटा में टी हाफ। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले 1.73 गुना 10 के माइनस 3, 1.44 गुना 10 के माइनस 3 ये दिया गया है, पहला सही है। इसके लिए कहा होता है कि इतना टी हाफ का मान दे दिया है, तो 10 के बाद 3 अंक हटाओगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब 693 बट्टा में 4 और ये 10 के ऊपर क्या हो जाएगा 5, 3 को ये 2 को ये है, भाग दोगे तो 177 दशमलव कुछ आएगा गुना 10 के माइनस 5, 2 अंक इधर कर दोगे तो 1.73, तो 10 के ऊपर 2, 10 के माइनस 5 घटा दोगे तो 1.73 गुना 10 के ऊपर माइनस 3, माइनस आपका 3 है, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा और प्रति सेकेंड आपका कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये भैया हाँ जाइए, ठीक है। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। तो ये देखिए, इसका नाम तो आप जानते होंगे ना, ये एथिल एमीन होता है, मेथिल एमीन होता है, ये द्वितीयक एमीन है। ये प्रथम है, ये प्रथम है, ये प्रथम है और ये क्या है द्वितीयक है, इसलिए द्वितीयक एमीन जो होता है कम देता है आपके कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। आइए 4 नंबर पर, ये तो आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन लिखा है कि जो प्रश्न कहा इसमें कि कौन इसमें विकल्प सही है, तो तुरंत आप इसको बता सकते हैं कि आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक होते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या आता है यूरासिल होता है। इस तरीके से आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो ये आपका था बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, 6 नंबर के बहुविकल्पी थे, आसान थे। ये क्वेश्चन हमको ये सिखाता है कि जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु के विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना का संकुलन क्षमता बताना है। ये जो होगा आपका अंतः केंद्रीय एকক कोष्ठ का होगा, याद आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या होता है ना कि एक इस तरीके से है और अब यही आपका विकर्ण के जो केंद्र है, केंद्र पर भी एक कण है और बाकी 2 किनारों पर कण है, तो ये आपका होता है एक प्रकार का कौन सा घनीय वाला, और अंतः केंद्रीय को एকক कोष्ठ का होगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये होगा अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय होगा। तो सुनो, अंतः केंद्रीय में जो जेड का मान होता है जिसको आप प्रभावी कण कहते हैं, याद है कितनी संख्या होती है इसकी, 2 होती है। पहले तो 2 इसकी प्रभावी कणों की संख्या हो गई। और बताओ ए और आर में संबंध क्या होता है, ए और आर में संबंध क्या होता है, याद करिए। 4r बटा करने में 3 होगा, 4r बटा ऐसे हमारा 4 को आर आ जाए है निकाल दिए तो करने में 3 होता है। तो आर ए बराबर है इतना आ जाएगा 4r बटा करने में 3। और सुनिए ध्यान से, संकुलन क्षमता आपको निकालना है, सब लोग याद कर लो। 4 को आर इसलिए होगा क्योंकि एक आर इसके लिए 1 2 एक यहाँ 3 को करनी में 3 इसलिए क्योंकि ये जब निकालोगे, जब ये त्रिभुज लेकर के हल करोगे तो ये आ जाता है करनी में 3। संकुलन क्षमता निकालना आपको, तो जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा में ए पर क्यू गुणे क्या होता है 100। बस अब मान भर दीजिए, आ जाएगा। जेड का मान तो आपके पास 2 है, 4/3 ऐसे ही लिखो, पाई का मान 3.14 भर लो, आर की वैसे ही रखो गुणे 100। अब बटा में आर का मान ये वाला रख लो, 4r बटा करनी में 3, इसके ऊपर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और आपका पास क्या रहता है, ये अब ये सब में गुणा कर देगा इसका, तो लिख लो 2 गुणे 4 गुणे 3.14 गुणे आर का क्यू गुणे 100। नीचे का अच्छा और कुछ है ना, और कुछ ऊपर जाएगा, देखिए तने और इधर लिखते हैं। और क्या ऊपर जाएगा, देखिए कलनी में 3 बार ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या बच गया आपके 4r गुणे 4r गुणे 4r, तो 3 को आर से 3 को आर कैंसिल हो गया। अब पूरा काट कर के हल करोगे तो 68% आ जाता है आंसर। पढ़े हुए होंगे अंतः केंद्रीय एকক कोशिका का जब निकालोगे तो कितना होता है 68। अब सब लोग लगाए होंगे सवाल को, लेकिन सवाल
क्वेश्चन में मिटा देना। क्वेश्चन ही हमसे कहा कि ए इधर देखो ना, ये क्या हो रहा है भाई, ये देखो तो 450 से बना लो, क्या करेगा वो, क्या कहता है बिलियन के 450 से बना लो, हो गया। तो कहा कि 1 बिलियन की मोललता बताइए जिसके 450 ग्राम विलायक में। अच्छा, ये जरूर याद रखना, मोललता कोई तो विलायक का ही बात करेगा। 20 ग्राम NaOH को घोला जाता है तो भार आपका रहेगा 20 ग्राम NaOH का अणु भार, तो 23 + 16 + 1 40 ग्राम प्रति मोल। तो विलायक का भार कितना, 4 से 40 ग्राम। तब मोललता आपका पूछा है, तो विलायक के मोलों की संख्या बटा में ये आपका, इसी तरह से आप हल कर लेंगे, रख देंगे। आए कोई पूछना है क्या बोलवा, नोट कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है कि डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको E0 कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं, E0 निम्नलिखित अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा। मानक का मतलब होता है उसके ऊपर नाट होना चाहिए, और गिब्स ऊर्जा का मतलब ΔG। और ये आपके रिएक्शन दिया गया है। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए कितना इलेक्ट्रॉन इस पर उपस्थित है। अरे तो नहीं पढ़ी लोगी नहीं, रघुआ लेखा कहती पढ़ावल जाता। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया, 2। अच्छा, ये देखो पढ़ो यहाँ से खूब आराम से, तो उनको घबराना ही नहीं है यार, मैं नहीं घबराता हूँ, आप क्यों घबराएंगे। मानक इलेक्ट्रॉन विभव जिसको आप E0 कहते हैं, तो E0 का मान कितना दे दिया, 1.1 वोल्ट आपका दे दिया, 1.1 वोल्ट आपका दे दिया। किसका मान दे दिया आपका, किसका दे दिया है, हाँ E0 का मान आपका दे दिया गया है। बात समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E0 का मान आपका दे दिया है 1.1 वोल्ट आपका है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, हाँ, तो ΔG0 का मान पूछ रहा है। इसी को कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, बराबर होता है -NF E0 सेल। E0, अच्छा पता चले 2 कहाँ से आया, 2 प्लस है, इसलिए बस आराम से रखो, -n का मान 2 रखो। आई फराडे नहीं था 96,500 E0 का मान दिया है 1.1, पूरा गुणा करो, पूरा गुणा कर लो, तो लगभग आएगा आपके पास आंसर, जानते हैं कितना, -21,23,00 जूल आंसर। गुणा कर इतना आ जाएगा, कल का हल किए थे तो गुणा करके इतना रखे थे आप। बहुत प्यारा सवाल था, नोट कर लीजिए, जल्दी 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 जल्दी। क्या कह रहा था समझो, सुनो। क्वेश्चन ही है कि विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये पहले बताओ, विषमांगी उत्प्रेरण कहते किसे हैं, याद किए हो। अगर आपसे पूछ रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में, उत्प्रेरण के बारे में, तो कहेंगे कि जब अभिकारक और उत्पाद नहीं, उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं। सब लोग याद कर लो, अलग अलग अवस्था में होते हैं, तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्रिया कराएगा तो अमोनिया, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में Fe 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर जो अभिकारक है, तो समझना अभिकारक है क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, ये गैसीय अवस्था में होता है। नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में होता है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जो Fe होता है, लोहा होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो इसको उत्प्रेरक कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। देखो ये आदमी पढ़ रहा है तभी जानकारी हो रहा है, और दिमाग में सेट रही तो कबो भविष्य में ना भुलाई, और नहीं पढ़ेंगे, अगर घर होते तो आप घूमते, तो कहाँ से पूरा याद हो पाता आपको। तो ये होता है विषमांगी। और सुनो, उत्प्रेरण की क्रिया विधि का मतलब होता है कि अधिशोषण तो याद होगा तुम लोग को, अब हम समझा रहे थे, समझना। अधिशोषण का मतलब होता है कि जब किसी पृष्ठ पर बाहर से ठोस या गैस या कोई भी कण आके चिपक जाता है, खाली पृष्ठ पर रहता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। अब क्या होगा कि जब इस पर कोई आकर के कोई पदार्थ चिपकेगा,
तो इसका क्षेत्रफल जितना अधिक बढ़ाते हैं, ए सुनो जी, इसका क्षेत्रफल जितना अधिक बढ़ाते हैं अधिशोषण क्रिया उतना ही तेज़ी से होती है। बात समझे? लेकिन इसका दाब जितना बढ़ाते हैं, जितना ही अधिक दाब बढ़ाएंगे गैस के ऊपर उतना ही अधिक अधिशोषण की क्रिया होगी। देखिए क्रिया विधि का हम बात कर रहे हैं, बात समझे? क्षेत्रफल जब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। ऊपर से दाब बढ़ाएंगे तभी अधिशोषण क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। रे राजकुमार, दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं घट जाता है। हाँ, पहले ही गैस जो होता है वाष्प में क्या होता है? उड़ जाता है। इसीलिए अधिशोषण क्रिया क्या होती है? घट जाती है। आगे बढ़ो, समझे? देखो कौन नंबर हम लोग पढ़ लिए। जहाँ मेहरारू गीत गाती होगा बोल रहे हैं, तुम लोग शांत हो रहे हो, सबको याद है। चलिए, किसी बिलियन की कुल मोलर चालकता, एकदम सिंपल लिखा रहे हैं, कुल मोलर चालकता धन आयनों और ऋण आयनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, यानी आप लिख सकते हैं लेमडा NaCl। अगर उदाहरण में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लेमडा Na के ऊपर +0 प्लस लेमडा Cl के ऊपर -0, यही होता है। देखो तो किसी बिलियन का जो कुल मोलर चालकता होता है, एक यार है ना, देख, धनायनों का मोलर चालकता और यानों का मोलर चालकता के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही कोलराज का नियम है। ये भी 2 नंबर का आपका। ये बाबू ऋतिक नोट करते चलाना है, कमर दें कर दें। तो काहे आप लोग वादा करते हैं कि इस समय ले पढ़ेंगे? काहे नहीं कहते हैं कि 2 घंटा पढ़ा के छुट्टी कर दीजिए? या तो कह दीजिए सब लोग मिलकर के 2 घंटा पढ़ाइए। 12 बजे 1 बजे ले वादा करते हैं। मैं बच्चों को कह देता हूँ कि 12 बजे आइएगा, वो कहने की रात हो जाता है, आप लोग फिर सिलेंडर बोल देते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत या चालकत्व कहते हैं। तो वैद्युत यानी चालकत्व बराबर 1/r होता है, यही होता है आपका बंदा, जी बराबर होता है। चलिए लिख लीजिएगा। यह प्रश्न बहुत प्यारा है और मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाया गया है कि वैद्युत अपवहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। तो सुनो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक पानी का बीकर रहता है, समझे सब लोग, खाली इसके अंदर जल हम लोग भर देते हैं और एक पार्चमेंट पेपर से बना हुआ थैला लेते हैं। इस तरीके से पार्चमेंट और तो पारगम में झिल्ली इसको कहते हैं। इसी के अंदर हम लोग जो कोलाइडी विलयन है डाल देते हैं। अशुद्धियाँ कण छोटे होते हैं। इधर 2 प्लेट, एक धन प्लेट लगा लेते हैं और एक ऋण प्लेट लगा लेते हैं। तो जो अशुद्धियाँ धनावेशित होती है वह ऋण प्लेट की ओर जाती है, जो अशुद्धियाँ धनावेशित होती है ऋण प्लेट की ओर जाती है, और जो ऋणावेशित होती है वह किसके तरफ जाती है? धन प्लेट की ओर जाती है। ये कौन जा रही है मालूम है? अशुद्धियाँ जा रही है, क्योंकि अशुद्धियाँ छोटी होती है और इस प्रकार कोलाइडी विलयन से अशुद्धियाँ जो प्लेट होता है उसके तरफ चली जाती है और कोलाइडी विलयन क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। बुझाइए कुछ? भाई एक बीकर ले लो, इसमें पूरा जल भर दो और जल का तेज प्रेशर इससे मारते रहो और उसके बाद से इसके एक पार्चमेंट पेपर माने जाएगा, पतली झिल्ली होता है उस तरीके से एक होता है, उसके अंदर कोलाइडी विलयन डाल देते हैं, लेकिन उसमें अशुद्धियाँ भी होती है। उसके बाद से हालांकि खाली अपवहन रही तो प्लेट ना लगाई जाए, तो मैंने धीरे धीरे अशुद्धियाँ दूर होती है। फिर हम लोग प्लेट लगा देते हैं तो जो अशुद्धियाँ ऋणावेशित होती है तेज़ी से धन प्लेट की ओर, जो धनावेशित होती है तेज़ी से ऋण प्लेट की ओर क्या कहती है? जाती है। इसी को हम लोग वैद्युत अपवहन विधि कहते हैं। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर आवर्त सारणी में
वर्ग 15 के तत्वों का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेगा तो ये होता है नेपाल पाकिस्तान, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका 15, इसका 33, इसका 51 और इसका 83। इलेक्ट्रॉनिक विनाश उपलब्धता में सब लिखाए होंगे आपको हम। उपलब्धता में नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है 78%, बाकी सभी तत्व उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विनाश आप जानते होंगे क्या होता है, N-2 और N-3, याद करिएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विनाश होता है। आकार क्या होता है, नीचे आने पर बढ़ता है ना जी, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। सब आप लिखे होंगे कापी पे, देखिए। और विद्युत निर्भरता क्या होता है, घटता है। और इसके जब गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, एक जब ऊपर से नीचे आते तभी गलनांक क्या होता है, घटता है। और घटने बढ़ता है, क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। ये इतना शानदार क्वेश्चन आपका आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई आपसे पूछे क्या होता है तो इसके बारे में क्या बताओगे कि हार्डी-सूत्रे के नियम ही कहता है किसी कुलाइडी विलयन की स्कंदन क्षमता उसके संयोजकता के समानुपाती होती है। अर्थात जितना अधिक संयोजकता होता है स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होता है। जैसे एल्युमिनियम के बाद 3 के प्लस, मैग्नीशियम के 2 के प्लस एन होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते, सब बता देंगे सब लोग। बताओ कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, नोट कर ले इसको।